हेलो फ्रेंड्स, 17 मई के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट कार्ति ऑन करप्शन चार्जेस। तो मिस्टर कार्ति चिदम्बरम है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे हैं। तो इनके अगेंस्ट यहाँ पे सर्चेस किए गए हैं। सीबीआई ने यहाँ पे सर्चेस कंडक्ट किया, इनके प्रेमाइसेस पर भी, और इंद्रानी और पीटर मुखर्जी इनके प्रेमाइसेस पे भी सर्चेस किए गए। तो इनके अगेंस्ट चार्जेस है रिगार्डिंग रेगुलरिटीज ऑफ एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था ये ऑर्गेनाइजेशन आईएनएक्स मीडिया में। तो यहाँ पे 305 करोड़ का एफडीआई आया था इन 2007। तो तब यहाँ पे जो एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने जितना अलाउ किया था उससे ज्यादा आया था, और फिर इरेगुलरिटीज की गई क्योंकि कनेक्शंस थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस, तो इसको रेगुलराइज किया गया। तो इस ये चार्जेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब किया जा रहा है, और इसीलिए ये सीबीआई रेड्स की गई। तो ये पॉलिटिकली जो न्यूज कंटेक्स्ट है, इसलिए ये न्यूज फ्रंट पेज न्यूज है। एटलीस्ट इतना आपके इसके बारे में पता होना चाहिए, और डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। फिर अगला न्यूज आइटम है आईटी रेड ओवर लालूज लैंड डील्स। तो अगेन पॉलिटिकल एंगल की वजह से फ्रंट पेज न्यूज है। तो यहाँ पे भी एक बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट जो 4 फॉर्डर स्कैम केसेस है उनके अगेंस्ट, वो अब फिर से रिवाइव किए गए आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो ये केसेस, कॉन्स्पिरेसी चार्जेस इनके अगेंस्ट रिस्टोर किए गए। तो अब इसीलिए यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने रेड कंडक्ट किए। काफी बेनामी डील्स भी है जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फिर अगला है कर्नाटका बटरफ्लाई। तो कर्नाटका ने ये सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई जो है इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई डेजिग्नेट किया है। तो ये सेकंड स्टेट है इंडिया में जिन्होंने स्टेट बटरफ्लाई डेजिग्नेट किया है। महाराष्ट्र ने 2015 में ब्लू मॉर्गन बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई चुना था। तो इसके ऊपर पहले यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछ चुकी है, इसलिए एटलीस्ट ये फैक्ट आपको पता होना जरूरी है। इवन ये सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया, सबसे बड़ी बटरफ्लाई इंडिया की, और ये जनरली साउथ इंडिया में पाई जाती है, स्पेशली इन कर्नाटक। तो अब ये कर्नाटका की स्टेट बटरफ्लाई है। फिर अगला न्यूज आइटम है सोल्जर्स इन सियाचिन टू गेट इंडिजिनियस गेयर सून। तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ये 20,000 फीट पे है, यहाँ पे हाइट पे है। तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे पोस्टेड है। तो यहाँ पे टेम्परेचर्स इतनी ज्यादा हाइट है, तो टेम्परेचर्स काफी लो होते हैं। तो उस वजह से उनको जो आइटम्स यहाँ पे जरूरत होती है, पर्सनल आइटम्स वगैरह भी, जैसे स्पेशल सॉक्स चाहिए होते हैं, थर्मल इंसोल्स चाहिए होते हैं, स्नो गॉगल्स, इवन हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पल्मोनरी एडिमा बैग्स भी चाहिए होते हैं। तो ये सारा जो इक्विपमेंट्स इनको लगते हैं यहाँ पे, वो सब इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये अराउंड 500 करोड़ एवरी ईयर स्पेंड किया जाता है ऑन द सोल्जर्स हियर। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स है इनको इंडिजिनाइज किया जा सके, इंडिया में इनको प्रोड्यूस किया जा सके। तो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इवन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की मदद से अब ये पर्सनलाइज करने के, इंडिजिनाइज करने के स्टेप्स लिए जाएंगे। तो वो यहाँ पे न्यूज है। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। इवन ये आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी। तो यहाँ पे ये सियाचिन ग्लेशियर जो है, यहाँ पे इंडिया का प्रेजेंट होल्ड है। तो यहाँ पे अक्साई चीन रीजन भी जो है आपको पता होगा, ये चाइना कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। ये कराकोरम रेंज जो है हिमालय की, यहाँ पे लोकेटेड है, और ये पाकिस्तान चाइनीज फोर्सेस यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि ये अक्साई चीन है। तो अगर सियाचिन ग्लेशियर एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, तो यहाँ पे अगर इंडिया का होल्ड गया तो इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे इवन उनको लद्दाख पे एक्सेस मिल सकता है फिर कराकोरम पास के थ्रू। तो इसीलिए ये सियाचिन ग्लेशियर का होल्ड जरूरी है। लेकिन ये काफी ज्यादा हाइट पे, जिस वजह से यहाँ पे सोल्जर्स सस्टेन करने के लिए भी काफी कॉस्ट लगता है। आप देख सकते हैं 4 करोड़ पर डे कहा जा रहा है। फिर इवन सोल्जर्स की काफी डेथ हो जाती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर एज सच और फाइटिंग, बट बिकॉज ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर इतने लो होते तो सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंसर्न है, इसीलिए यहाँ कई बार डिमांड्स किए गए कि सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज किया जाए, कि यहाँ पे मिलिट्री यहाँ से हटाई जाए। तो दोनों बैक ट्रैक करेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। इंडिया कहती है कि पाकिस्तान को एटलीस्ट 3 कंडीशंस पहले एक्सेप्ट करनी होगी, कि ये ऑथेंटिकेशन किया जाए कि इंडिया का कहाँ तक कंट्रोल है, एक्सेस है पूरा, डिलिनिएशन होना चाहिए, बाउंड्री फाइनलाइज होनी चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए कि ट्रूप्स पोजीशंस कैसे होगी। तो वो फाइनलाइज किया जाए, फिर ही डिमिलिटराइजेशन की बात हो सकती है। पर फिर भी अगर एक्सेप्ट भी होता है तो भी मिसट्रस्ट जो है, कि अगर हाँ कह के भी अगर बैक ट्रैक किया और पाकिस्तान फोर्सेस यहाँ आ गई, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया। तो वही यहाँ पे कंसर्न है कि फिर ये चाइनीज आर्मीज और पाकिस्तानी आर्मीज लिंकअप भी हो सकती है यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ हम अपना होल्ड रख रहे हैं।
और ये 1984 में यहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। पाकिस्तान भी ऐसा ही ऑपरेशन अबाबिल करके प्लान कर रही थी, वो उनसे एक दिन पहले हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके ये सियाचिन ग्लेशियर को अक्वायर कर लिया। तो वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है पैलेस्टीन इजराइल मस्ट को एग्जिस्ट मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पैलेस्टीन और इजराइल दोनों कंट्रीज पीसफुली को एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो इंडिया का स्टैंड है उन्होंने रिटरेट किया है। तो ये पैलेस्टीन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास इंडिया में विजिट पे है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया गया। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में अब इजराइल भी विजिट करेंगे। तो पहली बार एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट करेगा सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो हमारे इजराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 से हमने एस्टेब्लिश किए, तो वो है। और पैलेस्टीन के साथ लॉन्ग रिलेशंस रह चुके, अभी भी इस विजिट में हमने उनको अग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए फॉर वीजा एग्जेम्पशन ऑन डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट्स, इवन स्पोर्ट्स के लिए, यूथ अफेयर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, IT के लिए यहाँ पे MOUs साइन किए गए। और जो एक पॉइंट प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने रखी वो ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन नो सेपरेट नेशंस बनने चाहिए, कोएग्जिस्ट करने चाहिए, पर हम जो बाउंड्री चाहते हैं वो हम जो 6 डे वॉर जो था 1967 का, उससे पहले जो बाउंड्री थी वो चाहते हैं, जिसमें ईस्ट जेरूसलम जो है वो कैपिटल डिमांड किया गया था। तो ईस्ट जेरूसलम विल बी विथ पैलेस्टीन ऐसे, तो ये उनको कैपिटल चाहिए। तो वो एक डिमांड रिटरेट किया गया है कि सेपरेट स्टेट्स जो चाहिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पर ऐसे चाहिए। तो ये 1967 वॉर जो था इसको 6 डे वॉर कहा जाता है, जून 5 से जून 10 तक फाइट की गई थी। तो इसमें इजराइल ने काफी सारी रीजन अक्वायर कर ली। तो ये आप देख सकते हैं, ये येलो रीजन जो है वो इजरायली टेरिटरी थी बिफोर 6 डे वॉर, और उसके बाद जो टेरिटरी अक्वायर की गई ये सारे रीजन है। तो ये वॉर एक्चुअली थी बिटवीन इजराइल ऑन वन साइड एंड इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, ये तीनों कंट्रीज दूसरी साइड पे थी। तो उन्होंने जॉर्डन के कंट्रोल में था ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जिसको हम अभी फिलहाल पैलेस्टीन कहते हैं, तो ये अक्वायर किया गया। तो अभी इनके ऊपर इजरायली कंट्रोल है। इवन गोलान हाइट्स जो सीरिया का पार्ट है उसके ऊपर भी इजराइल कंट्रोल कर रहा है अभी। एंड सिनाई पेनिनसुला ये इजिप्ट का रीजन है, तो इसके ऊपर भी पूरा इजराइल कंट्रोल है। तो ये 6 डे वॉर का रिजल्ट था। फिर अगला न्यूज आइटम है सेफगार्ड राइट्स ऑफ ऑनलाइन यूजर्स। तो सुप्रीम कोर्ट 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक डील के ऊपर जो केस चल रहा है राइट टू प्राइवेसी पे, वो केस हियरिंग कर रही है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवाइस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स के सब्सक्राइबर्स है उनको सेफगार्ड करे, इंश्योर करे कि वो किसी ट्रैप में ना फंस जाए, क्योंकि ये फ्री सर्विसेज दी जाती है। तो ये फ्री सर्विसेज के बदले क्या क्या उनसे लिया जा रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है कि हम एक रेगुलेटरी रेजिम बना रहे हैं जो सारे ये सर्विस प्रोवाइडर्स पे बाइंडिंग होगा, कंपलसरी होगा, और ये इंश्योर करेगा कि यूजर डेटा सेफ रहे। तो ये पूरा केस भी वही है कि व्हाट्सएप फेसबुक में जो डील हुई कि यूजर डेटा शेयर किया जा रहा है विद फेसबुक। तो व्हाट्सएप एम्फसाइज कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में कि हम इंडिया डिजिटाइज होना चाहती है और हम डिजिटाइजेशन में मदद कर रहे हैं। इवन व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो वो इजीली ट्रैक भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर व्हाट्सएप विलिंगली किसी के साथ शेयर करेगी इंफॉर्मेशन तो वो कंसर्न अभी भी है। तो अब ये केस हियरिंग हो रही है, तो हम देखेंगे इसमें आगे क्या होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है शरीफ गवर्नमेंट अंडर फायर ओवर चाइना प्रोजेक्ट प्लान। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर है। तो इसको हम इंडिया तो ऑब्जेक्ट कर ही रही है, हमको ऑब्जेक्शन है ही, पर सिर्फ इंडिया का ऑब्जेक्शन ही, पाकिस्तान में भी इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं। तो ये जो कॉरिडोर हम ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि POK से थ्रू पास होती है, तो सोवरेनिटी कंसर्न से। लेकिन पाकिस्तान में अब जो डॉन न्यूज़पेपर है DAW है, तो ये द डॉन न्यूज़पेपर ने एक जो ड्राफ्ट मॉडल प्लान जो डेवलप किया गया उसको मास्टर प्लान को इन्होंने सामने लाया है। तो इसमें ये सारी डिटेल्स डिस्कस की गई है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चाइनीज गवर्नमेंट को या चाइनीज अथॉरिटीज को क्या क्या प्रोविजंस दिए जाएंगे। तो इसके अंदर इवन काफी ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इनको लीज किया जाएगा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी के लिए फैसिलिटीज दी जाएगी। इवन यहाँ पे बाकी सारे सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, इसमें भी उनको स्टेक दिया जाएगा। प्लस इवन SEZs डेवलप किए जाएंगे, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स भी। तो ये सारे पॉइंट्स इनमें है मास्टर प्लान में, तो ये उन्होंने सामने रखा है। तो ये मतलब इन्फ्लुएंस करेगी चाइना काफी सारे सेक्टर्स पाकिस्तान इकोनॉमी की। तो ये जब
रिपोर्ट लाया गया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट था जो उनको प्रेजेंट किया गया, ये फाइनल नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज़पेपर कह रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा कि कैसे डील्स हो रहे, चाइना के साथ जो भी निगोशिएशन डील्स हो रहे हैं उनको पब्लिक में भी लाया जाए ताकि उस पर डिबेट किया जाए। क्योंकि और एक कंसर्न ये भी है कि चाइना इतना सारा असिस्टेंस ना ले पाकिस्तान इतना सारा असिस्टेंस ना ले चाइना से कि फिर वो डेट ट्रैप में पड़ जाए। तो लोन्स तो लेंगे, डेट तो लेंगे, पर फिर उनको रीपे करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो उतना ही लोन लेना चाहिए। तो ये भी फियर एक है कि डेट ऑब्लिगेशंस वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, ये भी कंसर्न्स रेज किए गए थे। इवन ये ही नहीं है, आप देख सकते हैं इवन बालूचिस्तान खैबर प्रोविंस में यहाँ पे इवन मिनरल एक्सट्रैक्शन पे भी फोकस है। तो यहाँ पे क्रोम ओर्स, गोल्ड रिजर्व्स, डायमंड्स है, तो इनको भी एक्सेस दिया जाएगा। ये सारे कंसर्न्स रेज किए गए। फिर अगला है फॉरेन फूड रिटेलर्स कैन सेल नॉन फूड्स टू। तो अब ये न्यूज जो है ये सिर्फ एक हिंट दिया गया। तो इंडिया में 100% एफडीआई इन्वॉल्व है मल्टी ब्रांड फूड रिटेल में, फूड प्रोसेसिंग में। तो फूड प्रोसेसिंग एनीवे इंडिया में काफी लो, ओनली 10% फूड प्रोसेसिंग होता है, तो काफी ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। उससे इवन जो फूड मटेरियल जो रॉट होता है, सड़ता है, उसको भी हम बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के थ्रू। तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा, कोल्ड चेन्स वगैरह, वो बेनिफिशियल होगा। तो हम एफडीआई यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मल्टी ब्रांड फूड रिटेल नॉन फूड प्रोसेसिंग के लिए तो है, पर अब हिंट दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट इवन नॉन फूड को भी इसमें इंक्लूड करेगी। तो फॉरेन फूड रिटेलर्स नॉन फूड भी सेल कर सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि जैसे किराना स्टोर्स होते हैं, वहां पे फूड आइटम्स तो मिलती है और नॉन फूड आइटम्स जैसे कि शैम्पू, सोप, टूथब्रश एक्सेट्रा ये भी मिलता है। तो ऐसे नॉन फूड आइटम्स जैसे किराना स्टोर सेल कर सकते हैं, वैसे ये एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट से जो फॉरेन रिटेलर्स होंगे उनको भी सेल करने देना चाहिए। तो ये अप्रूव किया जाएगा, वो एक हिंट दिया गया है। तो इसके ऊपर क्या प्रोटेस्ट रेज होते हैं वो हम देखेंगे। तो वो है, प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर वो एक शॉप पे जाते हैं तो वो ये सारी चीजें भी साथ में खरीदना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट रखे जा रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी दिस ईयर। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अब गवर्नमेंट बनाएगी। ये सेक्टर वाइज पॉलिसी होगी, हर सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, क्योंकि इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है, इट्स ऑन अ 5-year हाई। तो यहाँ पे कंसर्न्स काफी रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, और जो एजुकेटेड है वो फिर और लोअर जॉब लेने के लिए रेडी नहीं है। तो फॉर्मल सेक्टर में जॉब डेवलपमेंट करना ये एक चैलेंज है जो गवर्नमेंट को फुलफिल करना है। तो ओवर 92% जो वर्कर्स है इंडिया में वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। तो इसको वो ये है, इवन सोशल सिक्योरिटी लॉज से कवर नहीं किए जाते, वो भी हमने पहले डिस्कस किया है। और एक जो पॉइंट रखी जा रही है वो ये है कि इवन यूएस में जैसे H1B वीजा रेजिम चेंज की गई, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर को भी काफी हर्ट हुआ है और काफी जॉब कट्स भी हुए, तो वो भी एम्फसाइज किया जा रहा है। तो ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अब बनाई जाएगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कहा जा रहा है, और ये जॉब क्रिएशन जैसे डिक्लाइन हो रहा है वो दिखाया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है अ चिप टू हेल्प ट्रीट अल्जाइमर्स। तो ये ब्रेन ऑन अ चिप करके बनाया गया। ये टीम ऑफ साइंटिस्ट है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंडियन रिसर्चर भी एक इन्वॉल्व है, इंडियन ओरिजिन रिसर्चर। तो इन्होंने ये ब्रेन ऑन अ चिप बनाया है, मतलब ब्रेन सेल्स को उन्होंने सेमीकंडक्टर वेफर पे जो नैनो वायर से पैटर्न है, तो नैनो वायर्स एक रूट बताते कि कैसे ब्रेन सेल्स को ग्रो होना है, तो ऐसे उन्होंने ये इम्प्लांट बनाया है। तो इस इम्प्लांट को यूज किया जाता है इवन जहाँ पे डैमेज ब्रेन सेल्स है वहां पे ये रिप्लेस किया जा सकता है। तो जो डैमेजेस, एक्सीडेंट, स्ट्रोक या इवन डिजेनरेटिव डिजीजेस है जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, उसके अंदर ये इम्प्लांट लाया जा सकता है, जिसकी वजह से डिजीजेस ट्रीट हो सकती है। पोटेंशियल है इस डेवलपमेंट में। तो ये ब्रेन ऑन अ चिप के बारे में। तो अल्जाइमर्स डिसीज भी है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमिलॉइड प्लैक्स जो ये प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, एमिलॉइड प्लैक्स, टॉ टैंगल्स, तो जिस वजह से ये ट्विस्ट होते हैं और ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो जब ब्रेन सेल्स मर जाते हैं तो वो रीग्रो नहीं हो सकते, ब्रेन साइज श्रिंक हो जाती है, और फिर यहाँ पे कंसर्न्स रेज होते हैं। अल्जाइमर्स का जो फर्स्ट अर्लीस्ट सिम्टम होता है वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और ग्रेजुअली ये डिग्रेड हो के काफी यहाँ पे दिक्कतें आती है, फाइनली डिमेंशिया होता है एंड इवन डेथ हो जाती है। तो ये है अल्जाइमर्स डिजीज। अगला न्यूज आइटम है अन अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ ट्रैश। तो ये हेंडरसन आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड और चिले साउथ अमेरिकन नेशन के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ पे रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ पे काफी सारा ट्रैश और लॉट ऑफ प्लास्टिक यहाँ पे पाया गया। तो इट्स सेड टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ट्रैश इन द वर्ल्ड।
तो ये जो है, तो ये यहाँ पे ये अनइनहेबिटेड है, मतलब लोग यहाँ रहते भी नहीं है, छोटा सा आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ इतना सारा 38 मिलियन पीसेस ऑफ ट्रैश यहाँ पे कैसे आए? तो ये रीजन ये है कि यहाँ पे जो ओशन करंट्स है, ये ओशन करंट्स के वॉर्टेक्स के एज पे है, तो उस वजह से यहाँ पे सारा जो ट्रैश है वो कैप्चर हो जाता है और फिर यहाँ पे ये बीच पे डंप होता है। तो वो यहाँ पे न्यूज है। ये है हेंडरसन आइलैंड, न्यूजीलैंड और ये साउथ अमेरिकन नेशन चिली के बीच में। यहाँ पे ये इवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये ट्रैश है। फिर अगला न्यूज आइटम है, न्यू सॉफ्टवेयर कैन एडिट ह्यूमन वॉइस लाइक टेक्स्ट। तो ये वोको के बारे में, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से यूएस में, उन्होंने ये डेवलप किया है। तो ये सॉफ्टवेयर, जैसे हम वर्ड फाइल एडिट करते हैं कि कोई भी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे ये वोको सॉफ्टवेयर जो है ये वॉइस एडिट कर सकता है। तो वॉइस एडिटिंग मतलब आप एक वर्ड यहाँ टाइप करोगे तो वॉइस से ही वो मॉड्यूलेशन लेके वो ये वॉइस रिप्लेस कर सकता है। तो ये अब सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वोको। फिर अगला है मार्स रोवर टू स्टडी वैलीज ओरिजिन। तो ये रोवर मतलब जो जो यहाँ पे लैंड किया जाता है, ये ऑर्बिटर्स होते हैं और रोवर्स होते हैं। तो रोवर्स लैंड किए जाते हैं, इनके व्हील्स होते हैं, तो ये प्लैनेट की सरफेस पे मूव कर सकते हैं। तो ये मार्स का रोवर अपॉर्चुनिटी है, नासा का रोवर है। तो यहाँ पे उसके बारे में न्यूज है कि ये यहाँ पे एंशियंट फ्लूइड कार्व्ड वैली है मार्स पे, परसिवरेंस वैली। तो यहाँ पे वो पहुंच चुका है और यहाँ पे उन्होंने कैमरा से ग्रेट रेजोल्यूशन में यहाँ पे इमेजेस भेजी है नासा को। तो वो न्यूज है। तो यहाँ पे काफी सारे मार्स रोवर्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 नेशंस है जो मार्स पे पहुंच चुकी है, सोवियत यूनियन, यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो, और इंडिया की इसरो। तो इंडिया चौथी कंट्री है और फर्स्ट मिशन में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार मार्स पहुंचने वाली पहली कंट्री रही है। नहीं तो बाकी कंट्रीज को और अटेम्प्ट्स लगे, बट इन फर्स्ट अटेम्प्ट हमने मंगलयान भेजा, जो मॉम कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये ऑर्बिटर मिशन में कोई रोवर नहीं था, इंडिया का कोई लैंडर नहीं था, फर्स्ट मिशन ही था। मंगलयान 2 अब प्लान है। तो यहाँ जो मार्स रोवर्स, नासा के जो मेन सिग्निफिकेंट रोवर्स है वो यहाँ पे है। इवन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो मार्स मिशन भेजा था उसमें भी रोवर था। तो ये स्पिरिट जो है मार्स का रोवर था, ये नासा ने लॉन्च किया था 2003 में। इवन अपॉर्चुनिटी भी 2003 में लॉन्च किया गया था। ये लैंड भी किया है इन्होंने मार्स के सरफेस पे सक्सेसफुली इन 2004। पर स्पिरिट 6 इयर्स ओरिजिनल मिशन के बाद भी 6 इयर्स वो फंक्शन कर रही थी, पर बाद में वो ट्रैप हो गई, उसके व्हील्स ट्रैप हो गए सैंड में यहाँ पे मार्स पे। और फिर उसके बाद नासा ने काफी ट्राई किया पर फ्री नहीं हो पाई, और बाद में 2011 से कम्युनिकेशन भी रीएस्टैब्लिश, लिंक कॉन्टैक्ट छूट गया, तो वो लॉस्ट हो गया उससे कॉन्टैक्ट। अपॉर्चुनिटी जो है ये अब तक फंक्शनल है, तो ये अब तक ऑपरेशनल है, मोबाइल है, वो मूव कर रही है। तो उसके बारे में न्यूज था मई 2017, अब तक ये फंक्शनल है। तो ये अपॉर्चुनिटी रोवर है नासा का ऑन मार्स। तो इसमें सोलर पावर पैनल से आप देख सकते हैं, और ये कैमराज है। और ये जो क्यूरोसिटी रोवर है ये काफी बड़ी है, आप देख सकते हैं 1900 पाउंड है। ये न्यूक्लियर पावर सोर्सेस के लिए, ये भी नासा का रोवर है जो बाद में लॉन्च किया गया इन 2011। तो 2012 में लैंड भी किया और ये भी ऑपरेशनल है। क्यूरियोसिटी रोवर भी अभी भी मार्स के सरफेस पे इट्स मूविंग, मोबाइल एंड ऑपरेशनल। तो ये है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, येलो आइड पेंगुइन्स कुड बी वाइप्ड आउट इन 25 इयर्स। तो ये येलो आइड पेंगुइन्स पाए जाते हैं न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे इनको थ्रेट है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी नेक्स्ट 25 इयर्स, क्योंकि ओशन टेम्परेचर्स काफी बढ़ रहे, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है और ये थ्रेटेंड है, येलो आइड पेंगुइन्स। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।